नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रियंका श्रीवास्तव शुभ्र जी की लिखी एक कहानी वसीयत नामा। प्रियंका जी ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को बहुत ही खूबसूरती से उभारा है। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। छोटे छोटे बच्चों और बड़े बड़े कलाकारों से घिरा रहने वाला लौंगिया भवन आज सन्नाटों से घिरा है, किंतु सामने सड़क से गुजरने वाले हर एक की निगाह भवन की तरफ उठकर इस भवन की मालकिन को श्रद्धा से नमन करती है। इस सन्नाटे में भी एक नाम गूंजता है, रीटा रीटा रीटा। आश्चर्य की बात यह है कि इस भवन की मालकिन ने मात्र 38 वर्ष की अवस्था में जो कर दिखाया वो शायद कोई पूर्ण और स्वस्थ मनुष्य अपने पूरे जीवन में भी बहुत कठिनाई से कर पाए। हाँ, आपने ठीक समझा। रीटा इस घर की नन्ही मालकिन थी जो अपने पैरों से लाचार थी। रीटा का जन्म लौंगिया जी के यहाँ 5वीं कन्या के रूप में हुआ। 4 बेटियों के बाद एक बेटा। दूसरे बेटे की आस में 5वीं कन्या के रूप में रीटा आई। घर में तो जैसे मातम छा गया। दादी तो दादी, माँ भी उसे सीने से लगा नहीं पाती। दाई माँ के इर्द गिर्द रीटा बड़ी होने लगी। ज्यों ज्यों बड़ी होती गई उसका आकर्षण बढ़ता गया। अपनी प्यारी मीठी बोली और आकर्षक रूप के कारण रीटा जबरदस्ती अपना प्यार छीन कर पा लेती। बचपन से ही उसमें गजब का आकर्षण था। अपनी हर अदा से वह सबों को मोह लेती। धीरे धीरे बेटे की आस में आई इस कन्या ने सबों को भूलने पर विवश कर दिया कि वह घर वालों की पसंद नहीं है। अब एक पल भी लौंगिया परिवार इसके बिना रह नहीं पाता था। रंग रूप से भरपूर रीटा को भगवान ने बुद्धि भी उतनी ही तीक्ष्ण दी थी। शहर के प्रसिद्ध विद्यालय जहाँ नामांकन पाने के लिए लोग ललायित रहते हैं, कोशिश करते हैं, पैरवी करते हैं, किंतु वहाँ रीटा को स्वयं स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने यहाँ आकर पढ़ने का निमंत्रण दिया। हुआ यूँ कि उस स्कूल में बड़ी बहन के नामांकन के लिए लौंगिया दंपति स्कूल गए थे। उनके साथ रीटा भी गई थी। रीटा को बाहर बैठाकर वे प्रिंसिपल के चैम्बर में उनसे बातें कर रहे थे। नन्ही रीटा बाहर बैठकर आने जाने वालों को देख रही थी। उसी समय एक आया जो बाहर से आ रही थी गिर गई। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। रीटा दौड़ कर गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। वो आया आंखें नहीं खोल पा रही थी। रीटा ने अपनी वाटर बोतल से पानी लेकर उसके मुख पर पानी के छींटे मारे और उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। जब आया ने कोई हरकत नहीं की तो वह दौड़कर प्रिंसिपल के चैम्बर में गई और कहा, मैम पहले उसे बचाओ जो बाहर गिर गई है, आंखें नहीं खोल रही। नन्ही रीटा के साहस और सूझबूझ ने उस दिन उस आया की जान बच गई। दूसरे ही दिन प्रिंसिपल ने लौंगिया साहब को बुलाया और रीटा के साथ साथ उसकी बहनों को भी अपने स्कूल में पढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स सभी में रीटा आगे रहती। इंटर स्कूल पेंटिंग कंपटीशन में स्कूल का नाम सदा रोशन करती। स्पोर्ट्स में उसके स्पोर्ट्स टीचर उसे लंबी रेस का घोड़ा कहते। वो लड़कों के साथ फास्ट साइकिल रेस और लड़कियों के साथ स्लो साइकिल रेस में भाग लेती और जीत हासिल करती। सभी कहते भगवान ने उसे फुर्सत में गढ़ा है, तभी तो लड़के और लड़की दोनों के गुणों से परिपूर्ण है। स्कूल के बाद रीटा कॉलेज में गई। वहाँ भी वह सदा अव्वल आती। अब वह पापा के छोटे बड़े कामों में भी उनका हाथ बटाती, पर जाने किसकी नज़र उसे लग गई। पैर में काफ़ी दर्द रहने लगा। न जाने क्यों साधन संपन्न लौंगिया साहब ने इलाज पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पढ़ी लिखी माँ भी इलाज से ज़्यादा महत्व पूजा पाठ को देती रही और ग्रह नक्षत्र का फेर कहकर दवा के बदले सभी अंगुलियों में तरह तरह के पत्थर वाली अंगूठियाँ पहना देती। माँ अब अपने साथ साथ रीटा को भी मंदिर के चक्कर लगवाने लगी। कभी अंधेरे मुंह पीपल में जल डलवाती
तो कभी किसी भगवान के नाम पर उपवास करवा देती। दवा के नाम पर वैद्य जी की जड़ी बूटी नियमित रूप से उसे देती। एक दिन एक पड़ोसन ने हड्डी के डॉक्टर से दिखा लेने की सलाह दी, तो उस पड़ोसन को माँ ने 101 नाम गिनवा दिए जिसने हड्डी के डॉक्टर से इलाज करवाया और हड्डी के साथ साथ पेट एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित हो गया। उन्हें अपने स्वामी जी पर पूर्ण विश्वास था। स्वामी जी ने ही वैद्य जी के पास जाने को कहा था। स्वामी जी उसके लिए समय समय पर पूजा और जाप भी कर रहे थे। कभी कभी दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता, जिससे माँ का विश्वास बढ़ जाता कि ये समय के अनुकूल होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस विश्वास को बल मिल जाता। स्वामी जी ने कहा था, इसे तो अच्छा होना ही है, माँ बाप की सच्ची सेवा सच्चे मन से इसे ही करनी है। विधाता ने उसके भाग्य में क्या लिखा है किससे पता था। माँ बाप की सेवा तो करनी है, पर किस परिस्थिति में। धीरे धीरे रीटा का स्वास्थ्य गिरने लगा, किंतु उसके स्वास्थ्य के प्रति माँ का विश्वास कायम रहा। रीटा की सुंदर काया युवा अवस्था में ही बुढ़ापे की चादर से ढकने लगी। उसकी हालत से परेशान होकर उसकी एक सहेली उसे किसी डॉक्टर के यहाँ ले गई। इस बार माँ चुप हो गई। डॉक्टर ने कहा, बीमारी जटिल हो गई है, समय लगेगा, फायदा जल्द नज़र आएगा, मगर दवा लंबे समय तक खानी होगी। दवा असरदार थी, बहुत जल्द फायदा नज़र आने लगा। रीटा बिना सहारे के चलने लगी। उसका मनोबल ऊंचा हुआ। जब अच्छी तरह चलने लगी तो आर्ट कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज से लौटते समय अक्सर छोटे छोटे घरेलू सामान भी खरीद लाते। अपनी इस दिनचर्या से वह बहुत खुश थी, मगर उसकी खुशी को जाने किसकी नज़र लग गई या दवा में कुछ कोताही हुई। कुछ दिन ही तो जा पाई थी कॉलेज, जाने कैसे गिर गई। इस बार पैर की हड्डी टूट गई। अंधविश्वासी माँ के विश्वास को बल मिल गया कि विपरीत परिस्थिति में बाहर जाती थी तो ऐसा तो होना ही था। इस बार पूजा पाठ के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाया गया, मगर ढाक के 3 पात कोई फायदा नहीं हुआ। हड्डी तो जुड़ गई, पर पैर में ताकत नहीं आई। रीटा अब छड़ी के सहारे खड़ी होती और किसी तरह अपना दैनिक कार्य संपन्न करती। वह हिम्मत नहीं हारी, उसने अपना इलाज जारी रखा। पैसे के इस तरह के बहाव से कोई बच्चे खुश नहीं थे, पर किसी ने आगे बढ़कर बहन के सही इलाज की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, जबकि बहन भाई सभी साधन संपन्न थे। जब लौंगिया साहब नौकरी में थे तो सभी बच्चे गुलछर्रे उड़ाते। उनके रिटायर होते ही घर की रौनक फीकी पड़ने लगी, जिसकी शिकायत बच्चे अक्सर करते। तीसरी बेटी ने, जो अति संपन्न परिवार से थी, एक दिन कह दिया, पापा के रिटायर होते ही मायके आने का उत्साह खत्म सा हो गया है। पहले हम लोग अक्सर बाहर से खाना मंगवा कर घर में कितना एंजॉय करते थे। अब तो बाहर के खाने के नाम से ही पापा नाराज़ हो जाते हैं। हर वक्त अपने पेट, अपने बीपी को लेकर बैठ जाते हैं। कभी सोचते ही नहीं कि बच्चों को यही सब पसंद आता है। रीमा, पापा रिटायर हो गए, अब पेंशन पर घर चलता है। तुम ये नहीं सोचती हो, इसलिए पापा को अपने बीपी बढ़ानी पड़ती है, दूसरी बहन ने कहा। फिर क्या था, दोनों बहनों में जंग छिड़ गई। तुम तो शादी के 10 साल तक मायके का आनंद उठा चुकी हो, तो अब कहोगी क्यों नहीं ये सब। इस झगड़े का कोई अंत नहीं था। इस तरह के झगड़े इस घर में समय समय पर होते रहते, जिससे घर की रौनक विकराल रूप धारण कर लेती। लौंगिया जी के तंग हाथ का आभास और किसी को भले ना हो, किंतु रीटा को था। वह घर पर ही अपने दाई माँ के सहयोग से होटल जैसे पकवान बना देती और घर के माहौल को खुशनुमा बना लेती। उसने छोटे छोटे बच्चों को घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उच्च ओहदे वाली लौंगिया साहब की पत्नी को बेटी के इस तरह ट्यूशन पढ़ाना अपनी बेइज्जती लगती। रीटा उनका मान रखते हुए बड़े प्यार से कहती, माँ, मैं अपना मन लगाने के लिए ऐसा करती हूँ। काम में मन लगा रहने से मुझे अपनी तकलीफ़ याद नहीं रहती।
धीरे धीरे सभी इस जिंदगी के अभ्यस्त हो गए। पहले लौंगिया साहब जो अपनी नौकरी के चक्की में पीसकर बेटी की तकलीफ को नज़रअंदाज कर जाते थे, अब हर पल उसे घिसटती हुई जिंदगी जीते देखकर अपने आप को इस सब का दोषी मानते। यह सब देखते और समझते हुए भी उसके इलाज के लिए कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पत्नी का विश्वास दान पुण्य में था। नौकरी में रहते हुए बहुत पहले ही उन्होंने आय के सारे पैसे पत्नी को देकर घर खर्च से अपने आप को मुक्त कर लिया था। अब वे केवल घर में बैठकर सोचते रहते। फलतः बेटी को स्वस्थ करने के बदले अपने अवसाद की गिरफ्त में आने लगे। रीटा अपने बल पर जितना हो सकता था पापा के इलाज में लगी रहती। अपने सभी भाई बहनों को वह पापा की गिरती हालत के बारे में बताती रहती। किसी ने भी आकर पापा के इलाज तो दूर की बात, उन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पत्नी दान पुण्य और पूजा पाठ में लगी रही। ऐसे भी कहा जाता है कि कुछ बीमारी उम्र के साथ आती है और एक दिन वे व्यक्ति को लेकर चली जाती है। इस बीमारी ने भी लौंगिया साहब का साथ निभाया और एक दिन उन्हें इस नश्वर संसार से मुक्त कर दिया। बच्चे अपना धर्म निर्वाह करने आए, धर्म निर्वाह करके चल दिए। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि माँ अब तुम अकेले कैसे रहोगी। जाने के पहले मौसी से रहा नहीं गया तो उन्होंने टोक दिया, तुम सभी लोग जा रहे हो माँ को अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर। बेटे से पहले बहू बोल पड़ी, अकेले कहाँ, माँ के साथ रीटा जी जो है ना। बेटा बात संभालते हुए बोला, हम सभी ने माँ से कहा कैसे रहोगी यहाँ, हम लोगों के साथ चलो। पर माँ का कहना भी ठीक है कि रीटा ने यहाँ अपने लायक सारी व्यवस्थाएं कर ली है, जिस कारण वह अपना सारा काम कर लेती है। उसे लेकर कहीं जाना उसे मुसीबत में डालना है और उसे अकेले छोड़कर मैं कैसे जाऊँ। सभी बच्चे लौट गए। बड़ी बेटी कभी कभी आ जाती, बाकी तीनों के बच्चे बड़ी क्लास में आ गए थे, अतः उन लोगों का आना जाना कम हो गया। कुछ समय बीता तो लौंगिया साहब की पत्नी भी बेटी को जीवन के मझधार में अकेला छोड़कर चल बसी। अकेले ही कहना उचित है, क्योंकि भाई बहन के रहते हुए भी जब वह अपनी तकलीफ सहते हुए माँ को अकेले संभाल रही थी तो माँ के बाद किसी से उम्मीद कैसी। माँ के श्राद्ध के बाद सभी भाई बहन रीटा को हौसला देकर अपनी अपनी लाचारी गिनाकर कि किसी का घर छोटा तो कोई खुद बीमार है कहकर उसे अकेला ही छोड़कर चले गए। रीटा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने कभी अपने भाई बहनों से कोई उम्मीद की ही नहीं थी। जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सके वे उसके लिए क्या सोचेंगे। चलने फिरने में अक्षम होने के बावजूद जब उसने बूढ़े माँ बाप की जीवन नैया पार लगाई तो वह अपना इंतजाम भी खुद कर सकती है। अपने अकेलेपन को भरने के लिए बचपन के शौक पेंटिंग का उसने सहारा लिया। अपने घर को उसने पेंटिंग गैलरी बना दिया। वह एक से एक खूबसूरत पेंटिंग बनाती। उसकी पेंटिंग लाखों में बिकने लगी और लौंगिया साहब के घर की पहचान रीटा आर्ट गैलरी के रूप में होने लगी। बड़े बड़े आर्टिस्ट उससे मिलते और पेंटिंग के गूढ़ तरीके सीखते। अब भाई बहनों को भी उसकी चिंता सताने लगी। रीटा की दाई माँ जो हर तकलीफ में उसके सहारा बनी रही, उसे भाई बहनों की गलत नीयत को समझाती और उनसे बचकर रहने की हिदायत देती। दाई माँ की बात पर रीटा को विश्वास तब हुआ जब भाई ने बेटे को मेडिकल पढ़ाने के लिए लौंगिया भवन के कुछ भाग को बेचने की बात की, जबकि पिता ने अपने जीवन काल में ही लौंगिया भवन रीटा के नाम और बाकी बाग बगीचे अन्य बच्चों को दे दिए थे। उनका कहना था, अन्य किसी के यहाँ रहना ही नहीं है तो घर के टुकड़े क्यों करूं, घर की अपनी पहचान बरकरार रहे। रीटा ने उसी दिन वकील को बुलाकर अपना सब कुछ अपने आर्ट गैलरी को समर्पित करके उसे एक ट्रस्ट बना दिया और दाई माँ को उसका ट्रस्टी बनाकर देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। ऐसा करके उसने पिता की इच्छा का सम्मान किया कि घर की अपनी पहचान बरकरार रहे।
रीटा की वसीयत से सभी भाई बहन अनभिज्ञ थे। उनकी निगाह घर और रीटा की मान पर टिकी हुई थी। रीटा के नाम से अब वे गौरवान्वित होते। रीटा अब अकेली नहीं रहती, कोई न कोई भाई बहन उसके साथ रहने लगे थे। जब से रीटा के भाई बहन उसके साथ रहने लगे, उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह हमेशा अस्वस्थ रहने लगी। दाई माँ के लाख सेवा के बावजूद बिना किसी विशेष बीमारी के वह एक सुबह सोकर नहीं उठी। बड़े सम्मान के साथ उसकी अर्थी उठी। जिंदगी भर जिन भाई बहनों ने सहारा नहीं दिया, उन्होंने अंतिम यात्रा में बहन को कंधे से नीचे नहीं उतारा। सारा घर गमगीन था। सच्ची गमगीनता तो तब छाई जो वकील साहब ने रीटा की वसीयत पढ़ी। रीटा की तस्वीर के नीचे दाई माँ ने कुछ फूल चढ़ाए, अपने अश्रु के तर्पण करके सामने ही बैठ गई। मोहल्ले के लोग, रीटा के छात्र और नामी गिरामी कलाकार हाथों में फूल लिए आते, पुष्प अर्पित करके सिर झुकाकर वहीं बैठ जाते। यदि कोई बैठ ना सका तो वे थे रीटा के भाई बहन। बारी बारी से सभी के सामान बाहर निकल रहे थे और रीटा आर्ट गैलरी रूपी लौंगिया भवन को उनकी खींच भरी नज़रों का सामना करना पड़ रहा था। इतिश्री। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली मेरे साहित्य कहानियाँ आप सुन पाएँ। इस कहानी को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।